नमस्ते राजेश जी। नमस्ते और नमस्ते। आपको हमने रिक्वेस्ट किया था एमसीडी के लिए, और राजेश जी का जो परिचय है, मैं पहले भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, सहारा टेलीविजन जी में थे, अभी फिलहाल ये गुजरात समाचार में इनपुट एडिटर है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हम लोगों को एक साथ काम जी करने का जी भी मौका मिला। जो दूसरे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीता जी सिंह, जी उनका जी। बस इतना ही जान लीजिए, परिचय इतना है कि बड़े पत्रकार हैं, लेकिन उससे भी बड़ा नहीं नहीं, परिचय बड़े ये बड़े है क्या होते हैं, सब कि जितने पत्रकार ही हैं बड़े बस। हैं उतने ही सहज हैं। जी जी उतने ही सहज है। सहज इस मायने में कि मुझे कल जरूरत पड़ी, मैंने इनको फोन किया, ये अपने गांव में है अभी, जी जी सुल्तानपुर में। जी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा। तो मैं आपको पहले स्वागत करने के पहले आप दोनों आदमी को धन्यवाद देना चाहता नहीं हूं, नहीं, ठीक। और फिर स्वागत करना चाहता हूं, और हम अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से स्वागत करना चाह रहे हैं। और इस पूरे हम लोग का ये जो इनिशिएटिव है आजकल, उसमें हम कई मुद्दों पर बातचीत करते हैं लोगों को मिला करके। आज का जो मुद्दा है वो चुनाव जी विश्लेषण है गुजरात का, और जी न्यू दिल्ली एमसीडी का। गुजरात का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला ने, उनका जो इंटरव्यू आ रहा था वायरल, कई जगह उनका मैंने देखा, इंटरव्यू वायर में देखा, जी और जी न्यूज लॉन्ड्री में देखा, और ललन टॉप पर देखा। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया कि देखिए, 2024 में जो चुनाव होना है, मतलब पार्लियामेंट का, दिल्ली वाला, उसका जी रास्ता ही गुजरात से होकर गुजरता है। तो मैंने इसीलिए आज शीतल जी को आमंत्रित किया है। अभी ये जी 4 दिनों का गुजरात से भ्रमण करके आए हैं। तो शीतल जी, जी। प्लेटफॉर्म आपके सामने है, आप बताइए। कुछ कुछ बीच में मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको रोकूंगा, लेकिन आप बताइए गुजरात के बारे में आपका क्या क्या आप समझ है, आपने जो देखा, आप जरा हमारे साथ साझा कीजिए। देखिए, गुजरात में पहले चरण का चुनाव हो गया है, 89 सीट्स का। मैं दोनों इलाकों में हालांकि गया था, सूरत और उसके, सूरत खुद में ही एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, 22-24 सीट है वहाँ, उनके ग्रामीण क्षेत्रों को मिला के। और उसके बाद वो सौराष्ट्र से सूरत बना है। सौराष्ट्र के लोग जो हैं ज्यादातर आके सूरत में कारोबार वगैरह किए, तो सौराष्ट्र में ढेर सारी सीटें हैं। पिछली बार सौराष्ट्र में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसकी वजह ये थी कि सौराष्ट्र में ये पटेलों की आबादी, एक खास जो पाटीदार कहलाते हैं, इनकी प्रमुख आबादी है वहाँ की, ये प्रमुख जाति है। और इसमें बहुत डिस्कंटेंट था। डिस्कंटेंट इस वजह से भी था कि वो समझते हैं, और जैसा हमारे उत्तर भारत में भी बहुत सारे राज्यों में है, या देश में सारे राज्यों में ऐसा होता है कि कुछ जातियां अपने को सामाजिक तौर पर प्रमुख समझती हैं, और वो समझती हैं कि राजनीति में भी उनकी भूमिका जो है अव्वल होनी चाहिए। तो यानी मुख्यमंत्री उनकी जाति का होता है तो कुछ संतुष्ट होती है, नहीं होता तो असंतुष्ट हो जाती हैं। ये हमारे यहाँ की किसान जातियों में ऐसी धारणा है। गुजरात में भी है ये बात। तो ये पटेल जाति वहाँ एक बहुत प्रभावशाली जाति है, कारोबार में भी बहुत बड़ी है, एनआरआईज बहुत हैं इनके, और दूसरे आर्थिक रूप से भी ये संपन्न लोग हैं, और सामाजिक तौर पर इनका प्रभाव बहुत है। तो जब से मोदी जी का विकास हुआ, तो पटेलों में एक धीरे धीरे डिस्कंटेंट सिमर कर रहा था, क्योंकि केशु भाई पटेल नाम के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। ऐसा लगता था कि उनका चांस लेके मोदी जी आ गए। मोदी जी ने इस चीज को धीरे धीरे बहुत सारे पटेल नेताओं को अपने साथ जोड़ के उसको थोड़ा सा हल्का किया। और लेकिन बीच में क्या हुआ कि जब वो रूपानी साहब को चीफ मिनिस्टर लाए, तो वो बात फिर से उभरने लगी। 17 के चुनाव में वो बात एक आंदोलन की शक्ल में आई हुई थी, और उसी की वजह से पिछले चुनाव में चुनाव इतना क्लोज हो गया था, और कांग्रेस 77 सीटों पर पहुंच गई थी, और जो कांग्रेस नीत गठबंधन था वो बहुत करीब था जीत के। तो इससे क्या हुआ कि सबक लिया 2017 मोदी की जी। बात कर रहे हैं? जी जी जी, तो मोदी 2017 की जी ने बात कर, 17, सॉरी 77 नहीं, 17 हाँ, सॉरी। 2017, हाँ। उससे सबक लेके उन्होंने अभी चुनाव से पहले परिवर्तन किया, पटेल चीफ मिनिस्टर बनाया। हालांकि ये पहला राज्य है जहां मैंने ऐसा देखा, और सब लोगों ने देखा, कि जो चीफ मिनिस्टर है उसकी कहीं कोई न डिमांड थी, न कोई भूमिका नजर आ रही थी। पूरा तो कुछ चुनाव। जानता ही नहीं गुजरात के बाद में, मतलब हम ही पूछेंगे तो मुझे याद नहीं रहेगा। जी जी। नरेंद्र मोदी को, तो अमित शाह को सब जानता है। बहुत से हाँ, कार्यक्रमों में लोगों ने उनके बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की, लेकिन सबसे ज्यादा ये था कि जो खुद गुजरात है उसमें कहीं कोई ऐसा उम्मीदवार मुझे नहीं मिला जो बीजेपी का, जो इस बात का जिक्र कर रहा हो कि भूपेंद्र पटेल जी की सभा होगी, या वो बुलाए जा रहे हैं, या वो रोड शो करेंगे।
मतलब उनकी कोई भूमिका एज ए चीफ मिनिस्टर, ऐसा मैंने कभी चीफ मिनिस्टर ऐसे, इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सिमिलरिटी मिल सकती हैं, लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक था। सब कुछ मोदी जी के नाम पर था वहां। हर आदमी मोदी जी की प्रतीक्षा कर रहा था अपने यहाँ। हर आदमी एक चीज, मोदी जी। सॉरी, एक एक सवाल मैं पूछना चाहता, ये जो जी 3 यंग लीडर थे उस कम्युनिटी से जी जी, पिछले दफा, 17, तो अब 2017 हाँ, के आंदोलन। तो जी जो अब वो छोड़ के कांग्रेस छोड़ कर चला है बीजेपी की तरफ, जी उसका कुछ आपको लगा, उसका इम्पैक्ट कुछ, या अभी भी वो लोग उतना ही खफा है? जी जी जी, उनके उसमें से 2 तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। अल्पेश हाँ ठाकुर पहले ही आ गए थे, और अब की ये हाँ भी चले गए, पटेल जो आपके हार्दिक पटेल। अब सिर्फ एक बचे जो दलित आंदोलन के नायक थे, वो अभी कांग्रेस में है और लड़ रहे हैं, शायद जीत भी हाँ जाए। हाँ हाँ तो हाँ, ये दोनों लोगों के आने से, वही जो मैंने कहा कि वो उन्होंने पटेलों में जो गुस्सा है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश की, कोशिश किया है। और उसको वो डाइल्यूट करने में एक हद तक इससे सफल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हार्दिक पटेल अपनी सीट जीत जाएंगे। हालांकि उनके बारे में बहुत सारा हल्ला हो रहा है कि वो ट्रेटर हैं वगैरह वगैरह। तो जो बचे हुए लीडरशिप थी उस आंदोलन की, वो लीडरशिप इस समय आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गई। और आम आदमी पार्टी में आने की वजह से क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी को एकाएक बूस्ट मिला। आम आदमी पार्टी वैसे तो बहुत जगह चुनाव लड़ती है, अभी उत्तराखंड में भी लड़ी थी, गोवा में भी लड़ी थी, लेकिन वो वैसा प्रभावशाली मतलब असर वहीं कर पाई है जहां उसके पास स्थानीय लेवल पर कोई इस तरह के लोग आ जाएं उसके साथ, जैसा पंजाब में हुआ था। कि पंजाब में एक आंदोलन चल रहा, लगातार अनवरत है। उस आंदोलन में से निकले हुए बहुत सारे लोग, कुछ तो दूसरी धारा में चले गए थे, लेकिन बहुत सारे जो सामाजिक कार्यों वगैरह में थे, वो अपनी भूमिका चाहते थे। उन्हें आम आदमी पार्टी मिल गई, और एकाएक वो पार्टी जो है वहाँ की, जो एक तरह से जो फीलिंग्स है पंजाब की, उनको रिप्रेजेंटेटिव बन गई और वहां जीत गई। ऐसी ही चीज उसे पटेलों में मिल गई गुजरात में। इस वजह से इस वाले चरण में, जो पहला चरण हुआ है, क्योंकि इसमें सौराष्ट्र भी पड़ता है और सूरत भी पड़ता है, जिन दोनों जगहों में उस खास पाटीदार कम्युनिटी की बहुतायत है, आम आदमी पार्टी अपना जो भी ठीक ठाक प्रदर्शन वहां करेगी। हो सकता है कि 15% से ज्यादा प्रतिशत उसको वोट मिल जाए, हो सकता है उसको कुछ सीटें भी मिल जाए, मेरे ख्याल से आधा दर्जन या उससे कुछ ज्यादा, या उसके आसपास या उससे कम। तो वो उसी इलाके से उनको मिल जाएंगी, और इस बार उनका एक रिप्रेजेंटेशन वहां की पॉलिटिक्स में हो जाएगा। एक तीसरी पार्टी के रूप से वो दखल कर सकेंगे, ऐसा मुझे वहां दिखाई दिया। मुझे लेकिन जो एक चीज मैंने, हम लोग तो, सॉरी पर रोक रहा हूँ आपको, हम जी लोग जी जो है दिल्ली में बैठ के जो पढ़ रहे हैं और जो देख रहे हैं, मैंने जी दोनों पार्टी जो कंटेंडर है बीजेपी और कांग्रेस, दोनों कह रहा जी कि अमित शाह ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, ठीक है, ये दोनों पार्टी कह रही है। लेकिन जो लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो सब लिख रहे हैं। जिसे मैं आपका ध्यान एक चीज की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जो जी जी सीएसडीएस का एक असेसमेंट आया था, सर्वे, और वो आउटलुक में छपा था, वहां पर एक सर्वे किया सीएसडीएस वालों ने, रजनी कोठारी वाला जो इंस्टीट्यूट है, तो उसमें 62%, 62% जो जिन लोगों से उसने बात किया, उसमें सब लोगों ने कहा कि अगर हमको विकल्प मिलता है तो हम विकल्प के लिए वोट कर सकते हैं। एक तो ये जी सीएसडीएस की बात है। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि आप देखिए, कल मैंने जैसे नीरजा जी का लेख आज ही पढ़ा हूं, या कल नीरजा चौधरी जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार रही हैं जी 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 पॉलिटिकल एडिटर इंडियन एक्सप्रेस में, उनका भी जी ऐसे में वो जाके 8 चुनाव में घूमते रहे, और आप तो खास करके वहां से घूम के आए हैं। और हमारी भी बात होती है गुजरात में, हमारे भी बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो वहां पर, तो कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी प्रेजेंस तो बना ही ली है। जो लोग नहीं, उसको कह रहे थे निश्चित कि रूप एकदम कुछ नहीं है। दूसरी बात क्या है कि राहुल गांधी आए नहीं चुनाव में, एक बार के लिए आए, पूरे पूरे अपने पदयात्रा में उन्होंने गुजरात और हिमाचल इसमें आने से कांग्रेस के इसमें स्ट्रेटेजी में था ही नहीं। तो इन सारी चीजों का क्या असर लग रहा है आपको, अल्टीमेटली जो से। रिजल्ट आएगा? हम्म, देखिए, ये कांग्रेस वहां जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, उसका एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। वहां जाने पर सबको ही कौतूहल होता है, लगता है कांग्रेस लड़ नहीं रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम्म, ये मुझे भी शुरू में पहले 3 दिन में समझ ही नहीं पाया, मैंने बल्कि रिपोर्ट भी अपने यहाँ किया था, तो मैं भी इस चीज का शिकार हुआ। दरअसल ये बात नहीं है। कांग्रेस ने अपने अनुभवों से वहां ये सीखा था कि कांग्रेस अगर अपने लीडर्स को बुलाती है, उस कैंपेन को बड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करती है, तो उसमें कोई न कोई मुद्दा लेके मोदी जी जो है उस चुनाव में चुनाव की धारा ही बदल देते हैं। वो जैसे अभी चुनाव रावण को वाले इशू को हिंदू कर मुस्लिम रहे हैं। करना, जो हाँ हाँ, कोई भी चीज, एक छोटी चीज उनको चाहिए जिसको अभी वो रावण बड़ा वाला बना मुद्दा देते ले हैं, रहे कोई हैं ना, बयान। रावण। हाँ जी जी, या श्रीमती सोनिया गांधी जब गई थी, उन्होंने एक बयान दे दिया था, तो वो उन चीजों को यूज कर लेते हैं। दूसरे,
चूंकि सामर्थ्य में कांग्रेस पार्टी या इस समय कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कैसे मुकाबला कर सकती है। एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से करीब 173 करोड़ के बॉन्ड निकले, उसमें से 164 करोड़ बीजेपी को गया है। तो आप समझिए कि बाकी सारे लोगों को के पास 6 3 9 करोड़ लोगों में बाकी पूरा देश है, और 164 करोड़ जो भी गुजरात चुनाव के पहले बॉन्ड इशू हुए उसमें 173 में 164 करोड़ बीजेपी के पास चला गया है। तो साधनों का इतना भारी अंतर है। ये हिमाचल प्रदेश में भी मैंने देखा था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास 2 चॉपर थे और भारतीय जनता पार्टी के पास तो 4 चार्टर्ड विमान थे और करीब 16 चॉपर थे। और वो ऐसा टेराइन है कि जिसमें चॉपर के बिना आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दिन में तो नहीं जा सकते, या जा सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वहां चॉपर का बड़ा रोल है, पहाड़ी इलाका है। तो ये जो अंतर हो गया है, इसको मतलब इस मुकाबले को इस तरह से लड़ने के लिए उन्होंने दूसरी योजना अपनी रखी। एक, बहुत बड़े नेताओं को नहीं बुलाया, अभी खड़गे साहब अध्यक्ष बनने के बाद इस अभी हाल में पहुंचे हैं। और 2, उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा अपने को ग्रामीण क्षेत्रों में बिना लो की प्रचार में, यानी गांव डोर टू डोर कहिए, इस कैंपेन के जरिए प्रचार किया। इसलिए कांग्रेस, पहले मैं जब यहाँ से गया था तो मेरे पास सोशल मीडिया और मीडिया से जो इनपुट था, तो मुझे ये लग रहा था कि सारी सीटें जो है, यानी आम आदमी पार्टी दूसरी जगह भी पोजीशन में भी आ सकती है, क्योंकि वो भी प्रोपेगंडा करने में वो पार्टी भी काफी काबिल आगे है है। सोशल मीडिया वगैरह को, और खर्च भी करते हैं उस पे, जो भी उनके पास सरकारें हैं उसका अच्छा बजट खर्च करते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि वहां जाने पे लगा कि ये क्या हो रहा है। तो वहां तो लगा चुनाव एकदम एक तरफा है, कोई लड़ ही नहीं रहा है, सिर्फ बीजेपी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी जिसकी कोई उतनी बड़ी हैसियत नहीं है। तो लगा कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। लेकिन 3 4 दिन बाद जब गांव में मैं गया अंदर, और ज्यादातर लोग बोलते नहीं। एक और बड़ी बात है कि गुजरात में भी, जैसा हमारे देश में वैसे ज्यादातर जगह बिहार को छोड़कर, बिहार में लोग बहुत मुखर हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे देश में नहीं बोलते, चुनाव वगैरह के बारे में अवॉइड करते हैं, सामाजिक कारण ऐसे हैं। तो गुजरात में ये बात बहुत ज्यादा है, ग्रामीण इलाकों में तो बिल्कुल नहीं बोलते। भाषा का भी एक मामला है, भाषा भी उसमें बाधा बनती है, लेकिन लोग नहीं बोलते। तो पता नहीं लग पा रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस वहां एक अच्छी खासी पॉलिटिकल फोर्स है, और इस वक्त में भी वो दूसरी पार्टी वही रहेगी और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये और 27 साल मतलब का जो 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 हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, एंटी जी, इनकम्बेंसी, जो 27 साल का शासन रहा, और उसके बाद जी, अभी मोरबी की घटना घटी, उस पर बहुत हंगामा हुआ। तो इसका जी, इम्पैक्ट, कुछ डिसकंटेंट लगता है आपको किसी सेक्शन में, जो हम जरूर लोग है, रिपोर्ट तभी में वहां पढ़ते बहुत डिसकंटेंट है। लेकिन वो सरफेस पे नहीं आता, लोग उस वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं है, मैं उसको यूं कहूंगा। क्योंकि कोई ऐसा आंदोलन करने वाला वहां नहीं है जो उस डिसकंटेंट को एक राजनीति में बदल सके, राजनीतिक ताकत में बदल सके और फिर चुनौती करे। तो जो मोदी जी के समर्थक हैं वो तो बहुत वोकल है। वो माइक किसी का भी खुले, वो देखते ही उनकी संख्या हर जगह आ जाती है, वहां भी आ जाती है। और उसमें क्या होता है, वो अपनी धारणा आप पे थोप देते हैं। लेकिन आप जब कोशिश करके उनसे बच के नॉर्मल लोगों से बात करते हैं तो आप पाते हैं डिस्कंटेंट खूब है, क्योंकि डिस्पैरिटी बहुत भयानक है। गांव के लोगों की अरे औसत। आपने आपने जो बहुत ही अच्छा, असल में इस मुद्दे पर मैं आपसे पूछता ही, जहां जी, तक आप डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं गुजरात में, तो हम लोग ये जानते हैं कि आज से नहीं, मोदी जी जब आए उसके पहले से ही गुजरात बहुत समृद्ध प्रदेश रहा है। और जी, मुझे एक चीज और जान करके बहुत आश्चर्य हुआ, हम जी, टेलीविजन के डिस्कशन पर ही एक चीज देख रहे थे कि गुजरात को जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, जिसको अमर्त्य वगैरह ने बनाया, इकोनॉमी, जी। लिटरेसी और हेल्थ, इस तीनों को जोड़ करके जो इंडेक्स है, उसमें गुजरात 21वें पोजीशन पे है। मैंने खुद चेक किया। हाँ, 22वें तो 21वें इनको या आश्चर्य 22वें लगता है। पोजीशन। जी, जी, हाँ, जी, 21वें या 22वें पोजीशन पे। तो खाली इकोनॉमिकली अच्छा। और एक चीज बता रहा हूँ, हम लोग तो पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, आपका भी आना जाना था। जी, जी, मैं, जी, हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बाकी हरियाणा के भी लोग कुछ कुछ दिखाई पड़ते। मैं गुजरात का कोई मेरा स्टूडेंट मैंने मिला, मुझे तो याद नहीं है। तो शिक्षा से उसको कुछ लेना देना नहीं है। हेल्थ का जो हम मामला रहा, तो इस बार पूरा फुट सामने हो गया कि प्रधानमंत्री जब जा रहे थे हॉस्पिटल का, पूरा रातों रात ये किया गया। तो वो चीज, वो क्या उसका कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, ये आप बताइए, जो अपना डिस्पैरिटी की बात कही। देखिए, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जो हमारे देश में करीब 280 सीट लोकसभा की या 270 का उसमें आती हैं,
कोस्टल स्टेट्स में ह्यूमन इंडेक्स में गुजरात सबसे पिछड़े राज्यों में है। और गुजरात के गांवों में जो गरीबी है और जो परेशानी है, आप औसत गुजरातियों का स्वास्थ्य आप खेल कूद वगैरह में ज्यादा गुजराती नहीं पाएंगे, सेना वगैरह में भी वो नहीं जाते। खाली कारोबार में शेयर वो होल्डिंग। इसलिए है, हाँ, कारोबार में इसलिए है कि सारे देश के, हमारे देश के जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ के लोग कारोबार में हैं। और यहाँ के लोग ऐतिहासिक काल से, बहुत समय से, मेरे सेंचुरी हो गई होंगी, यहाँ से बहुत सारे लोग अफ्रीका वगैरह में जाके बस गए थे, आना जाना था, या इधर गल्फ में थे। अफ्रीका में कुछ बिगड़ा तो फिर यूरोप वगैरह में उनको मौका मिल गया, जैसे कुछ देशों में, केन्या वगैरह में कुछ चीजें हुई थी। और अमेरिका में भी बहुत बड़ी तादाद है गुजरातियों की। तो एक गुजरातियों की। आप स्टेट वाइज डायस्पोरा कहें तो इनका बहुत बड़ा है। तो उससे इनको एक तरह से आप कहें कि नई इंफॉर्मेशन, व्यापार की, तकनीक की, कारोबार की और पूंजी दोनों मिली, और उससे उनके सामाजिक ढांचे में रईसी आई, लेकिन वो वितरित नहीं हुई। एक बहुत बड़े हिस्से में बहुत कठिनाइयां हैं। कच्छ में भी बहुत सारे इलाके हैं ऐसे जहाँ पीने का पानी भी नहीं पहुंचा है। और मैं तो कच्छ छोड़िए, अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर भी नहीं, शायद सुरेंद्र नगर गया था, वहां के गांव में गया, मैंने वीडियो लिए। गांव की हालत बिल्कुल बहुत गंदे लगे, तो मतलब उस तरह से गरीबी लगी बहुत तो, बेहतर है। तो तो और मैं सेकंड डन, मतलब ये जो चुनाव है गुजरात का, जी वो बीजेपी के लिए जी, थ्रू है, मतलब कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए, मतलब तो बीजेपी जीत बीजेपी जाएगी, इसमें तो मुझे शक जीत नहीं, जाएगी। मुझे कोई शक नहीं जी। हाँ, और सेकंड पोजीशन पे कौन रहेगा, इस पर आप कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं? कांग्रेस कंटेस्ट, आएगी, कांग्रेस कांग्रेस, आएगी, सेकंड पोजीशन कांग्रेस कांग्रेस आएगा। आएगी। पहले मुझे शक था, अच्छा, पहले मुझे शक था। आपने एक चीज और कहा, आपने एक चीज और कहा, और कल नीरजा जी भी इस बात की बात कर रही थी, और हम हमारे मित्र हैं और भी पत्रकारी भी बोल रहे हैं कि देखिए, उसका जो स्ट्रेटजी है अरविंद केजरीवाल का, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को कभी अंडरमाइन मत कीजिए। भाई 3 बार तो दिल्ली में चुनाव हराया बीजेपी को, पंजाब में काबिज हो गया। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि पंजाब में वो उसका वही स्ट्रेटजी है, पहले पंजाब में गया, सेकंड पोजीशन पर आया, उसके बाद फिर कब्जा कर लिया। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है, और कहीं उसका खेल हो गया, गुजरात में कुछ भी थोड़ा अच्छा कर गया, तो 2024 का तो जिसे बघेला कह रहे हैं कि रास्ता तो बड़ा कंटेनर होगा मोदी विरोधी ताकतों का। अब होना क्या है, अगर कांग्रेस नंबर 2 आया तो भाई, कांग्रेस तो इतनी पुरानी पार्टी है, और कुछ भी कह लीजिए, इतना जब दुर्गति है, आज भी नंबर 2 पर है पूरे देश में, आज भी उसको। और ये जो राहुल गांधी का पदयात्रा हो रहा है, तो उसका तो सब लोग लिख रहे हैं, आज सब आ रहा है कि उसका किस तरह से उसका जो इमेज था वो बन रहा है। तो ये ठीक है, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा डरा देती हैं मैंने। अब देखिए ना, गुजरात की बात तो मान लीजिए स्टडी ही है, अरे हरियाणा में क्या हो गया, ये आपको पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया पार्टी का, क्या चुनाव है भाई? आप आप कुश्ती लड़ रहे हैं, और आप कहिएगा कि हम अखाड़े पर जाएंगे, तो इसको बात नहीं हुई। खैर, बहुत आपका जो विश्लेषण था बहुत अच्छा लगा, बहुत चीजों के बारे में जानकारी मिली। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। अरे नहीं, लेकिन चूंकि जो राजेश जी हैं, आप हम्म, जिनके बारे में मैंने कहा कि वो भी गुजरात समाचार से जुड़े हुए हैं, गुजरात क्या बात, समाचार बड़ा पुराना अखबार है, आप तो जानते ही होंगे। बहुत बहुत। तो एक दिन हाँ, उनसे मैंने पूछा। एक बात मैं और कह दूं। आश्चर्यजनक हाँ, रूप बोलिए ना, से, बोलिए ना। एक आश्चर्यजनक हाँ, रूप से दिल्ली में जो हमारा नोएडा स्टूडियोज है, मैंने देखा कि, और आपने भी, सब हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने जिस तरह से मतलब सत्ता के समक्ष घुटने टेके हुए हैं, गुजरात में गुजराती मीडिया ने ऐसे घुटने नहीं टेके हुए हैं। गुजराती मीडिया बहुत सारे मामलों में सरकार की खूब खिंचाई करता है। ये मैं उसका उल्लेख जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ ये गलतफहमी है कि जो कुछ गुजरात में वो करके आए थे, वही चीज उन्होंने केंद्र के जरिए पूरे देश में थोप दी है। लेकिन इसका मतलब, ये रीढ़ अपने आप हमारे नोएडा स्टूडियोज ने अपने आप सरेंडर की है। ये कोई परंपरा नहीं है, और गुजरात में ये परंपरा नहीं। गुजराती अपनी बात प्रतिरोध की भी रखते हैं। मोरबी पर बहुत खिंचाई उनके अखबारों में लगातार चल रही थी, वो लोग, और मतलब ये सब खबरें आ रही थी कि वो परिवार अमेरिका जा चुका है और उसे सपोर्ट किया गया अमेरिका जाने में, वगैरह वगैरह। तो वहां खूब खबरें आ रही थी। हमारे यहाँ पता नहीं क्या अकाल पड़ा हुआ है कि दिल्ली वालों ने अपने को रीढ़ विहीन करके मतलब पत्रकारिता ही नहीं चौपट तो, कर दी। लेकिन राजेश जी जिस अखबार से जुड़े हुए हैं वो उस कैटेगरी का नहीं। जैसे मैंने उनसे पूछा कि भाई गुजरात समाचार, बोला कि अरे गुजरात समाचार तो ऐसा अखबार है जिसमें कि मोरारजी देसाई और वल्लभ भाई सरदार पटेल इससे पटेल। जुड़े हुए रहे हैं। वो किसी, हाँ, वल्लभ भाई पटेल तो बोल रहे सरदार पटेल, हाँ। तो वो किसी से के सामने झुकने वाला नहीं है।
1 घंटा जी तो जी पहले मेरे पुराने दोस्त हैं, फोन पर इन्होंने ये मुझे भाषण दिया। लेकिन आज जो मैं राजेश जी को रिक्वेस्ट किया कि देखिए गुजरात से आप भी जान रहे हैं बहुत चीजों को, आप आइए शीतल जी से बातचीत करते हैं, हम लोग भी सुनेंगे, आप भी सुनिए। राजेश जी। भाई अभी पूरे दिल्ली में जो कल चुनाव होना है, एमसीडी के लिए ओह, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था, पहले बोला हाँ। बहुत बढ़िया, इन्होंने कहा बहुत बढ़िया। कि मैं तो रोज ही घूमते रहता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं तो रोज ही घूम रहा हूँ और आज भी मुझे जाना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा राजेश जी से बातचीत किया जाए कि दिल्ली जी का जो एमसीडी है तो जी उसका क्या आपका लग रहा विश्लेषण। फिर हम जरा आप लोगों से जुड़ेंगे, तो जरा अगर टाइम रहेगा तो बने रहिएगा। नहीं नहीं अभी उसके बाद फिर हम आपसे इजाजत लेंगे और एक बार जी फिर से धन्यवाद करेंगे, तभी आप जाइएगा। जी राजेश जी। जी, आप बताइए कि दिल्ली का जो मामला है एमसीडी का, वो क्या है आपका आकलन दिल्ली का। खुदा गुजरात की जितनी चर्चा हम लोग कर रहे हैं गुजरात चुनाव की, उससे कहीं कम एमसीडी की चर्चा नहीं है। और हाँ प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे अहम दिल्ली ही है। गुजरात को तो मान के चल रहे हैं कि मेरा घर है और वहाँ अस्मिता से जोड़ के और जो भी उनका अपना वहाँ है उससे जोड़ के वो चुनाव निकल रहा है। लेकिन दिल्ली उनका बहुत बड़ा फोकस है कि दिल्ली, क्योंकि उनके पास एक सबसे जो लंबित मामला है कि दिल्ली मास्टर प्लान का मामला है। वो दिल्ली के लिए एक 2041 का एक मास्टर प्लान है। उन्होंने उसको रोक रखा है कि वो हम जब तक दिल्ली पे कब्जा नहीं करेंगे दिल्ली सरकार पे, तब तक हम मास्टर प्लान को फाइनल। लेकिन दिल्ली सरकार पे कब्जा वाला जो रास्ता है वो एमसीडी होके गुजरता है। क्योंकि बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी कि किस तरह से प्लान करना चाहते हैं वो दिल्ली को लेके। हरदीप पुरी जी का आप सुनेंगे। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो दिल्ली एमसीडी का इलेक्शन है वो पिछले दफा जो 2017 में हुआ था वो हुआ था अ, जो पिछला चुनाव 272 सीटों पे हुआ था। इस बार उसको डिलिमिटेशन करने के बाद ये वो करके 250 सीटों पे चुनाव हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो बीजेपी का साख है वो 181 सीट जो पुराना है उसको रिटेन करना चाह रही है कि हमारा बचा रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक परसेप्शन बिल्टअप किया था चुनाव से पहले कि इस बार हम एमसीडी को पलट रहे हैं और एमसीडी में आ रहे हैं। और आपकी जो समस्या है, चाहे वो उन्होंने मुद्दा बनाया था कूड़ा का पहाड़, 3 कूड़ा का पहाड़ है दिल्ली में, हम इसको ठीक करेंगे, हम मार्केट को ब्यूटीफाई करेंगे, तो हमने बिजली आपका ऐसे कर दिया है। तो तमाम तरह के जो लोक लुभावने नारे थे उनके, उनको लेके। लेकिन मुझे अभी जो मुकाबला दिख रहा है, कल चुनाव होना है, लेकिन मुकाबला जो है वो बराबरी का मुझे दिख रहा है। कोई भी पार्टी, हालांकि ये आप बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर हुई है। बीजेपी कमजोर हुई है और बीजेपी की एक तरह से वो रणनीति भी थी कि कई बीजेपी के नेता पहले उनको बता रहे थे कि जब तक आप एमसीडी चुनाव हारेंगे नहीं तब तक दिल्ली पे आपका कब्जा होगा नहीं, क्योंकि एमसीडी के मुद्दे को लेकर आप दिल्ली में चूक जाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि कल से जो पॉलिटिकल सर्किल में चर्चा है या बीजेपी के नेताओं के बीच चर्चा है, वो जीतना चाहती है दिल्ली एमसीडी इलेक्शन। क्योंकि उसके मन में कई सारे प्लान हैं दिल्ली को लेके कि जो वो कठिनाई पेश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ रिश्ते को लेके या यहाँ के विकास को लेके, वो हर हालत में दिल्ली एमसीडी का चुनाव वो जीतना चाहती है बीजेपी भाजपा। और फिर चाहती है कि फिर हम इसमें रिस्ट्रक्चर करें, इसको दिल्ली को कैसे करें। बहुत सारी बातें चल रही हवा में। पॉलिटिकल सर्वे पुराना सिस्टम आ जाएगा तो दिल्ली का स्टेटहुड खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन तमाम तरह लेकिन की बातें। अरविंद, क्या बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो अपने बहुत मतलब स्मार्ट प्लेयर है ना दिल्ली में। भाई दिल्ली में तो 2 बार 3 बार हराया उनको। एक बार तो 70 सीट का जो था पूरा, उसमें 67 सीट ले आया। अब पूरी की पूरी बीजेपी, पूरी फौज एक एक अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के मौजूद चुनाव प्रचार में। लेकिन अरविंद केजरीवाल फिर भी जीत के चला गया। आप देखिए, आपके सामने की बात है। और जो जिसको कि वो कह रहे हैं, जो इशू उठाते हैं उसी पर उतार ठोकने के लिए तैयार है। कहा कि फ्री बीज मत नहीं चलेगा, रेवड़ी मत बांटिए, कहा तो नेशनल डिबेट करवाइए। इस देश में जो हमारे यहाँ वेलफेयर स्टेट का सिस्टम रहा, और एक तरह से लोग तो इसके आदी हो गए हैं। भाई किसको नहीं अच्छा लगता है फ्री बिजली मिल जाए। भाषण देने के लिए भले बोले हाँ बड़ा अच्छा है, लेकिन वो तो कह रहा। गुजरात में भी मैंने इसका चर्चा देखा, नीरजा जी ने भी इसके बारे में चर्चा करी है। तो क्या, अच्छा इस बार अरविंद केजरीवाल भी कह रहा कि मैं एमसीडी चुनाव जीतूंगा, है ना, तो आप बोल ही रहे हैं इस बात को। तो क्या ये फ्री बीज का जो मामला है, रेबड़ी वाला कल्चर है, ये भी मुद्दा बनेगा क्या? दिल्ली के लोग जो चुनाव में एमसीडी में वोट करेंगे, वो बीजेपी को वही लोग करना चाहेंगे जिनको नहीं चाहिए मुफ्त बिजली। हॉस्पिटल, स्कूल, तो कह रहा कि भाई प्राइवेट स्कूल से छोड़ करके मेरे यहाँ स्टूडेंट आ रहा है एडमिशन लेने के लिए, आप आके देखिए। हम आपको ऐसे जो ये हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल पहुंचा मुहैया करवा रहे हैं।
और अब मुद्दा उठा रहा है कूड़ा कचरा वाला भी। तो ये जो मामला है वो कितना इम्पोर्टेंट रहेगा, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, जो आप पहले जो फ्री बीज वाली जो बात थी, जो ये फ्री का हेल्थ में, एजुकेशन में या राशन में जो ये कर रहे थे, वो अभी है वहां पे, और वो लोग उनके साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं वो उनसे प्रभावित हैं। लेकिन बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे इन्होंने ही खुद अपने उस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा के साथ जोड़ा कि जो कूड़ा का पहाड़ 3 खत्म करने के लिए इन्होंने कहा कि 5 साल में हम खत्म कर देंगे। दूसरा कि एमसीडी कर्मचारियों का सैलरी का मामला था, वो एक बड़ा मुद्दा था, उसको लेके बड़ा रिसेंटमेंट था कर्मचारियों में कि हमें वो मामला होता नहीं है। वहां पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक सहानुभूति दिख रही है कि हम मैनेज कर लेंगे, मेरे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है। तो वो एक मुद्दा है, 2-3 मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है कि मुस्लिम वोटर जो दिल्ली के थे, रेहड़ी पटरी के जो वोटर थे, लेबर के जो वोटर थे, उस पे जो मुस्लिम वोटर का साथ जो उनका वो था, मुस्लिम वोटर कितने आम आदमी पार्टी के साथ हैं। और कई लोगों से जब हमने बात की इसको लेके एक हफ्ता से कि भाई मुस्लिम वोटर किसको वोट दे रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना था कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, कुछ कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, कुछ आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएंगे। लेकिन जो जानकार जो मुस्लिम एक्सपर्ट हैं, उनका कहना कि इस बार मुस्लिम कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो अगर आप पुरानी देखिए, सीटों को हम देखिए। लोगों की जो छोटी समझ है बिहार चुनाव में, अरे हम लोग तो जिंदगी गुजर गया इन चीजों में। तो जो जहां का भी चुनाव है, मुसलमान का जो वोट है, खास करके मतलब मोदी जी के इमरजेंसी के बाद, बीजेपी के आने के बाद, वो किसी का सुनता नहीं। कितना नीतीश कुमार कहते रहे, मुसलमान का वोट उत्तर प्रदेश में, बिहार में मोर और लेस 90% समझिए, मैं 10% छांट देता हूँ व्यक्तिगत कारण से या उसी कैंडिडेट हो गया, वो लालू यादव के ही साथ है। और नहीं रहता तो जेल में रहकर लालू यादव आज भी रेलिवेंट, आप देख लीजिए। और मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश, उसका कारण है, बैकग्राउंड है। भाई वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका एक साइकोलॉजी है, वो जानता है कि हमारे लिए खड़ा कौन रहेगा। तो जो टाइम पर खड़ा है उसके लिए वो रहेगा खड़ा। तो मुझे लगता है कि अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मुसलमान का वोट वो एक ही तरफ जाएगा। वो स्प्लिट मुझे बहुत 2% हो जाए, ये कहने की बात है। मुझे नहीं लगता है कि स्प्लिट होगा। ओवैसी कहीं जाके फैक्टर अभी इमरजेंस कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। अगर ओवैसी डिस्टर्ब करते पिछला चुनाव में, तो तेजस्वी तो मुख्यमंत्री बन गया था। 4-5 सीट ही का तो खेल था भाई बिहार में। तो वो मेरा, ये जो मुझे लग रहा है मुसलमान का जो वोट का स्प्लिट का है, इस पर मुझे बहुत ज्यादा मतलब हो जाए कल, भाई हम लोग भी तो आदमी है। वोटिंग के बारे में तो ये कहा जाता है, हम लोग तो आदमी इतना दिन से जान रहे हैं, पता ही नहीं चलता है किसको कौन वोट दे रहा है। देखते देखते रातों रात लोग मनसूबा बदल लेते हैं अपना मन। हम लोग अपने क्षेत्र में देखे 67 में, और अब कई जगह देखे। तो इस पर आपका क्या कहना है मुसलमान वोट का, जो आप बता रहे थे, आप बताइए, आप जमीन से जुड़े हुए हैं। हाँ, मुस्लिम वोटों को लेके कहीं ना कहीं एक राय दिखती नहीं है, पुरानी वाली राय। क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस ने टिकट दिए हैं, 26 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी या केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी आलोचना मुस्लिम कहीं ना कहीं दबे जबान कर रहे हैं। वो उस वक्त से कर रहे हैं जब तबलीगी वाला मामला हुआ था कोविड हाँ काल में, हाँ। तब से इन्होंने साफ साफ स्टैंड उनके फेवर में नहीं लिया था। फिर उसके बाद जो दंगा हुआ, दंगा में जो स्टैंड था आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल का, वो साफ साफ नहीं था। इसे लेके कहीं ना कहीं नाराजगी है, और इसे कांग्रेस अपने पक्ष में भुना रही है। और कांग्रेस मुझे और इसमें सारे लोगों को मानना है, जो मुस्लिम इलाके में जहां भी मुस्लिम गढ़ था, जो माना जाता था, जो आप जिस कॉन्फिडेंट के साथ अभी आप कह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ ही रहेगा, वो इस बार कहीं ना कहीं लूज होता दिख रहा है। तो लोगों का मानना है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा जो है बहुत कुछ तय करेगा, और फिर वही बीजेपी एक अपना एज लेके तो आपसे वो अगर निकल एक जाए। सवाल मैं पूछूं, नहीं, अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं, जैसे शीतल जी ने कहा कि गुजरात में बीजेपी जीतेगी, नंबर 2 पे कांग्रेस रहेगा, उनका जो अपना आकलन है, भाई कोई कोई आदमी भगवान तो है नहीं जो अपना असेसमेंट दे रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एमसीडी चुनाव में जीतेगा कौन, आपका क्या आंसर होगा? एमसीडी चुनाव में फूलदा मेरे हिसाब से, और जो जहां तक मैंने बातें की हैं और जहां तक मैंने जानकारी हासिल की है, हाँ बीजेपी हाँ। नंबर 1 रहेगी। बीजेपी नंबर अच्छा। 1 रहेगी, आम आदमी पार्टी नंबर 2 होगी, और कांग्रेस नंबर 3 होगी। हाँ, नहीं लेकिन देखिए, जीतेगी मतलब बीजेपी, आज क्योंकि सर, बहुत सारे मुद्दे शीतल हैं। जी, आप भी जरा ध्यान दीजिएगा आज इस बात को मैं कह रहा हूँ जी कि जी जी। जो लगता है लाइट चला गया, नहीं, कोई बात जो नहीं, मैं कह रहा कोई हूँ कि बात अभी मेरी बात हो रही थी अनुराग से, तो आज बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए आज स्थिति देश की ये है, और हम लोग भी देख रहे हैं कि ये जो
मुसलमान मैंने जो कह रहे किसको जाए, किसको ब्लेम नहीं करे, किसको ब्लेम करे यार। देखिए ना, आज हिंदुइज्म सबके एजेंडा पर है, बीजेपी तो उसके चैंपियन है। आज मंदिर में सब लोग जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक। तो राहुल गांधी बॉम्बे जाते हैं तो सावरकर के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, अरविंद केजरीवाल भी जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं, माँ के मंदिर में। तो एजेंडा तो हो गया है। कहाँ कोई राम मंदिर के ऊपर में जो कल विरोध कर रहे थे खड़ा हो गए, या 370 के मुद्दे पर। तो ये एक पक्ष है। तो ये बहुत अच्छा रहा मेरा आज का डिस्कशन। तो मैं समझता हूं कि जिस चीज के बारे में मैंने कहा आपको शीतल जी, कि धर्म के नाम पे हिंदू जो एजेंडा है, उस पे आज सब उसमें कहीं न कहीं तो है बीजेपी का क्रेडिट, उसने एजेंडा सेटल के रूप में एजेंड कर दिया। पूरा का पूरा जो हिंदुइज्म ही के ऊपर चर्चा हो रही है, और एंटी नेहरूवियन जो एजेंडा है वो भी काफी हो रहा है। लोग विरोध कर रहे हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं, जिसे आपने कहा कि गुजराती में बोल रहे हैं। हमने अपने एक स्टूडेंट, अपने फ्रेंड से पूछा, बोला कि मैं आ जाऊंगा, आप बुलाइए मुझे, मैं बड़ौदा में हूँ, प्रोफेसर हूँ, बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपसे साझा भी किया था इन चीजों को। तो इस पूरे प्रकरण में आप दोनों को आने के लिए मेरा मैंने हमारे तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से, हमारे दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कभी अगर फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करें किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए, थोड़ा समय निकाल। मैं जानता हूं आपके पास बहुत कम समय है, लेकिन मेरा आग्रह होगा, है ना, और उसमें जरूर जरा मैंने सहयोग करने का कोशिश किया आप लोग दोनों आदमी। तो आपको यहाँ हमसे जुड़ने के लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और एक रिक्वेस्ट के साथ कि जब अगली बार हम फिर मिलें, आपको फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।